हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागेंद्र और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। इसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने से पहले हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। वह इसके उदय हुआ है कौशाम्बी में तीसरी शताब्दी के अंत में। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। वह इसकी राजकीय भाषा है संस्कृत। गुप्त साम्राज्य प्रसिद्ध है कला और स्थापत्य के लिए, इसलिए इसे इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य के बारे में अलग अलग विद्वान और इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल जी के अनुसार गुप्त साम्राज्य जाट के थे। वहीं राय चौधरी के अनुसार ब्राह्मण जाति के थे। कौन? गुप्त साम्राज्य। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त साम्राज्य क्षत्रिय थे। एलन एवं एल्टेयर के अनुसार गुप्त साम्राज्य वैश्य थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज की टॉपिक की ओर और आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 से 280 एडी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य किसके सामंत थे? राइट आंसर है कुषाणों के। गुप्त साम्राज्य कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार है के.पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारतीयों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का एक शासक हुआ करता था। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की? राइट आंसर है श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की। यह एक उपाधि जो है वह भारत की उपाधि है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी व दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर है संस्कृत। इनकी जो दरबारी भाषा थी वह संस्कृत थी। वह कला और साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से गुप्त काल के भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार वी. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। आगे हम क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? राइट आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था। इसकी जानकारी हमें इसके भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक से मिलता है। वह हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में जब स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया तो परास्त करने के बाद उन्होंने खुद को विक्रमादित्य की एक उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर है स्थापत्य और कला के लिए। गुप्त साम्राज्य जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। वह इस युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? राइट आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम की गिनती 100 कृतियों में की जाती है। अगला प्रश्न है,
अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? राइट आंसर है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बाघ में, जो कि धार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? राइट आंसर है विष्णु। अगला प्रश्न है, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? राइट आंसर है चतुर्थ सदी में। जो मेहरौली स्थित जो स्तंभ है वह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से के द्वारा निर्माण कराया गया है, जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राइट आंसर है राजतंत्रात्मक। जो गुप्त प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित हुआ करता था। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकयोकी में किसका वर्णन नहीं मिलता है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन से हैं? राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर में से एक है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? राइट आंसर है 16, 17 और 19। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 219 से 220 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? राइट आंसर है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। फ्रेंड्स, इस युग में अनेक निर्माण हुए हैं, जिसके कारण इस युग को क्लासिकल युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है दीनार। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? राइट आंसर है कालिदास ने। कालिदास जी के द्वारा कुमार संभव महाकाव्य को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? राइट आंसर है गुप्त युग। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। जिसके संस्थापक कौन है? तो वो है कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? राइट आंसर है उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविघ्न मित्रम का नाटक का नायक कौन था? राइट आंसर है अग्निमित्र। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था? राइट आंसर है गुप्त शासकों ने हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया था? राइट आंसर है जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास जी के द्वारा लिखित महाकाव्य नहीं है। इसकी रचना किया गया है कुमारदास जी के द्वारा। कुमारदास के द्वारा जानकी हरण की रचना किया गया है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? राइट आंसर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है,
सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से देखने को मिलता है? राइट आंसर है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। इसका प्रथम साक्ष्य हमें 510 ईस्वी में देखने को मिला था। कहाँ से? एरन अभिलेख से। इस प्रथा का अंत किया गया 1829 ईस्वी के 17वें नियम के अनुसार विधवा को जीवित जलाना यह एक कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर है कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है रूपक। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गुप्त साम्राज्य थे ना, उसके द्वारा ही सर्वाधिक स्वर्ण की मुद्राएं जारी की गई थी। गुप्त राजाओं ने गुजरात को विजित करने के बाद चांदी के सिक्के चलाए, जिन्हें रूपक नाम दिया गया। पर्ण जो था, इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य पढ़े हैं, जिसमें मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पर्ण कहा जाता था। पर्ण जो मुद्राएं थी वह सोने, चांदी और तांबा के बने होते थे, जो कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था पर आधारित था। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रचलित दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को दिया जाता है? राइट आंसर है गुप्त युग को। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी के द्वारा गणित को एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया? राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है वह हरिसेन जी के द्वारा लिखा गया है, न कि रवि कीर्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो वो है मौखरी। राइट आंसर है मौखरी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी था, जिसके नाम से इन्होंने सिक्के पर ही खुद को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथम आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य के उदय हुआ था 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य के उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य जो था वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, और इस वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश व बिहार में हुआ था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? राइट आंसर है कालिदास। कालिदास जी के द्वारा कुमार संभव महाकाव्य को की रचना किया गया है। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न उत्तर। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से बनेंगे उसके बारे में हमने आपको बता दिया। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।